नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज से जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है आपका इतिहास का भाग। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे पहले मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में की शुरुआत जो होती है आपकी वो होती है 1206 ईस्वी से लेकर 1526, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और यहाँ जो है कुल 320 वर्षों तक मुस्लिम शासकों ने क्या किया था, शासन किया था। इसमें जो पहला आएगा आपको वो आएगा दिल्ली सल्तनत, दूसरा उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल शासन, मुगल काल, और तीसरा हम पढ़ेंगे यूरोपियन का भारत में आगमन। ठीक है, उससे पहले की जो घटना है 1206 ईस्वी से पहले की, वो क्या है तो थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं। तो आखिर ये स्थिति आई कैसे। तो होता क्या है, सातवीं शताब्दी में भारतीय मध्यकाल की शुरुआत होती है उत्तर भारत क्षेत्र में राजपूत राजाओं के उदय से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 8वीं शताब्दी में जो है भारत पर पहला आक्रमण होता है अरबों का, जिनका नेतृत्व करता है मोहम्मद बिन कासिम। यह आक्रमण हुआ था आपको 712 ईस्वी में। उनका उद्देश्य क्या था, यहाँ से अधिक मात्रा में धन लूटना, साथ ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद 10 से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में पुनः भारत पर आक्रमण होता है। इस बार जो आक्रमण करने का उद्देश्य रहता है वो रहता है तुर्की लोगों का। तुर्की लोगों में जो उनका नेतृत्व करता है वो है सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ से धन लूटना और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। सुबुक्तगिन की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा आता है जिसका नाम है महमूद गजनी। महमूद गजनी का कार्यकाल 101 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक रहता है। वैसे 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1027 ईस्वी तक वो क्या है, आक्रमण करता रहता है। इस बीच में उसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए। यह आपको याद रखना है कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, उसका पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में, जो था हिंदू शाही वंशी राजा जिसका नाम था जयपाल, उसके विरुद्ध था बेहिंद की लड़ाई जो कि 1001 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी की पहली लड़ाई या पहला आक्रमण कब हुआ था, 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध। ये एक हिंदू शाही वंशी राजा थे। और कौन सी लड़ाई, उस लड़ाई को क्या नाम दिया गया था, तो बेहिंद की लड़ाई 1001 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1008 ईस्वी में लड़ाई होती है। तो ऐसे निरंतर चलता रहता है। लेकिन इस बीच में 1025 ईस्वी की जो प्रमुख घटना है, जो मुख्य लड़ाई है, आक्रमण है, जो आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, घटना कह सकते हैं, वो आपको याद रखना है। क्या थी वो, तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। वहां से 20 लाख से अधिक मात्रा में धन लूटा था। और सोमनाथ का मंदिर जो है ये शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में आपका ये पड़ता है। ठीक है, और 1027 में इसका आखिरी युद्ध था, वो था खोखरो और जाटों के विरुद्ध। 1027 ईस्वी में जो है धन लूट कर जा रहा था और उसी बीच में इसको घेर कर जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1030 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है इसी के अधीन यानी गजनी के अधीन एक राज्य था जो गोर राज्य जिसे कहा जाता था। उस कबीले का सरदार था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो है 1173 में शासक बनता है और 1178 में उसका पहला युद्ध होता है। तो वो युद्ध किसके विरुद्ध होता है, तो उसका 1178 का जो युद्ध है वो होता है मुल्तान के विरुद्ध। यहाँ मुल्तान के विरुद्ध, और फिर उसके बाद 1175 में मुल्तान के विरुद्ध होता है और 1178 में उसका युद्ध होता है, या ये कह सकते हैं आक्रमण करता है गुजरात के पाटन क्षेत्र में। गुजरात के पाटन क्षेत्र में जब वो आक्रमण करता है तो वहां का एक राजा है जिनका नाम है भीम द्वितीय, जिनका एक और नाम है मूलराज। वहां क्या होता है, उनके द्वारा इसे घेर लिया जाता है और इसे बंदी बना लिया जाता है। किसे, मोहम्मद गोरी को। उसके पश्चात वो इन्हें क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को छोड़ देता है। मोहम्मद गोरी को जब छोड़ता है उस बीच जो है दिल्ली पर शासन रहता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और दिल्ली पर जो है नजर पड़ती है मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध होते हैं और प्रमुख युद्ध वो आपको याद रखने हैं। पहला युद्ध है 1191 ईस्वी का, जिसे कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध। ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इसमें किसकी जीत हुई थी, मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पुनः उनों के बाद उन दोनों के बीच में दूसरा फिर युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। और ये लगातार 2 युद्ध होते हैं। इसे तराइन का द्वितीय युद्ध नाम दिया गया है। और इसमें फिर मोहम्मद गोरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके चलते जो है दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का शासन स्थापित हो जाता है, साथ ही पंजाब पर भी। और इसी बीच 1206 ईस्वी में वो क्या करता है, वो अपने गृह प्रांत अफगान की ओर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले जो अपना जितना भी राजपाट रहता है भारत में, वो उसका एक सेनापति या मैं कह सकता हूँ गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको अपना पूरा शासन सौंप देता है और अपने गृह प्रांत की ओर चल देता है। इसी बीच जो उसके दुश्मन रहते हैं वो उसे घेर कर मौत के घाट उतार देते हैं।
तो ये जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का कार्यकाल रहता है, यही है आपका दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कुछ प्रमुख वंश हैं, 5 वंश हैं, जिसमें से आपका पहला है गुलाम वंश, दूसरा है आपका खिलजी वंश, तीसरा है आपका तुगलक वंश, चौथा है आपका सैयद वंश और 5वीं और आखिरी है आपका लोधी वंश। 1206 से 1500 ईस्वी तक कुल 322 वर्षों तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया था। इनमें से कौन कौन से शासक थे, क्या क्या युद्ध थे, घटनाएं थी, ये सारा हम अभी इसमें जो है जानेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ गुलाम वंश कार्यकाल क्या है, कार्यकाल आपको याद रखना है। गुलाम वंश का कार्यकाल क्या है, 1206 से 1290 तक। दूसरा आपका खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरा है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और आखिरी है आपका यहाँ पे लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। ये आपको जो तारीखें तिथि दे रखी ये आपको याद रखना है, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि सैयद वंश का कार्यकाल क्या था, तो यहाँ जो था 1414 से लेकर 1491 तक का था। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं शुरू करता हूँ यहाँ से गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो पहला शासक है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोहम्मद गोरी ने अफगान जाने से पहले अपना जितना भी कार्यभार है वो किसको संभाल दिया था, तो वो दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो था उसका गुलाम। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था। परीक्षा में कभी आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन था भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये कौन था, तो ये था मोहम्मद गोरी का गुलाम। दूसरा इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था, तो इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। तीसरा, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, दिल्ली में कुतुब मीनार है, आपने नाम सुना ही होगा, तो उसकी जो नींव थी उसे बनाया अलग बात था निर्माण, और नींव डाली थी वो अलग बात है। तो नींव किसने डाली थी, तो वो डाली थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आपको सारी चीजें दिख रही हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आपको सिर्फ कहानी के तौर पर याद रखना है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके बस ऐसे कैसे मैंने ना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, मेन पॉइंट लिखे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, आपको किताबों में नोट्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस बोर्ड पे आपका जो पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। साथ ही राजस्व प्रथा की शुरुआत की थी। प्रश्न आता है कि राजस्व प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, दूसरा इधर आता है आपका, अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्के चलगानी की शुरुआत की थी। साथ ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है, तो भूमि दान से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। जहां हमने पहले पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था, तो कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी, और यहाँ पे इसके द्वारा क्या किया गया था, इसका निर्माण पूरा कराया गया था। साथ ही गुंबज निर्माण का पितामह कहा जाता है। अब गुंबज निर्माण क्या होता है, आपने देखा होगा मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर इस तरह से कुछ आकृति बनी होती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, गुंबज। ठीक है, तो मंदिर मस्जिद में जो गुंबज बनाए गए थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को गुंबज निर्माण का पितामह कहा जाता है। साथ ही इसमें प्रमुख इतिहासकार, इसके समय प्रमुख इतिहासकार थे जिसका नाम था अल-बरूनी, कुतुबी, फरूकी। ये आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश के जो है दरबार में कुछ इतिहासकार थे जो थे अल-बरूनी, कुतुबी और फरूकी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश की ये पुत्री है, और इल्तुतमिश के कुछ और पुत्र भी थे, लेकिन वो सब क्या थे, अयोग्य थे। तो उनके बाद जो है इसका जो कार्यकाल था, भार था, शासन था, वो किसने संभाला, रजिया सुल्तान ने। यह पहली महिला मुस्लिम शासक थी। प्रश्न आता है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी, तो वो थी आपकी रजिया सुल्तान। उसके बाद केरा प्रणाली को अपनाया था। इसने किस प्रणाली को अपनाया था, केरा क्या था, तो ये केरा क्या थी, तो ये थी कि पुरुषों जिस तरह से पहनाव करते थे उसी तरह से रहती थी, यानी कि पर्दा नहीं करती थी, मुंह नहीं ढकती थी, मुस्लिम समुदाय में जैसा होता है, तो इसने केरा प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, साथ ही भटिंडा के सूबेदार अल्तुतुनिया, इसका क्या था, अल्तुतुनिया जो थे भटिंडा के सूबेदार, इनसे युद्ध हुआ, इन्होंने जो है इसको बंदी बना लिया था, तो इसने जो है षड्यंत्र पूर्वक इनसे विवाह रच लिया था। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए और अपने शासन को बचाने के लिए। इसके बाद आता है बलवन। तो इक्ता प्रणाली के खत्म, यानी कि जिस इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसे किसके द्वारा खत्म किया गया, बलवन द्वारा। तुर्के चलगानी को भी इसी ने खत्म किया था, जो कि इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। साथ ही महाप्रतापी, ये क्या था, ये महाप्रतापी राजा था। प्रश्न बनता है कि गुलाम वंश का महाप्रतापी राजा कौन था, तो वो था बलवन।
इसके समय इसके जो दरबार में कवि रहते थे वो थे अमीर खुसरो और हसन। ठीक है, तो बलबन के दरबार के कवि कौन कौन से थे? तो अमीर खुसरो व हसन, ये आपको याद रखना है। साथ ही इसने जो है लो रक्त नीति अपनाई थी, ये आपको याद रखना है। लोह एवं रक्त नीति ये क्या होता है? तो दुश्मनों से लड़ाई के लिए जो नीति अपनाई गई थी उसका था, यानी कि खून का बदला खून। ठीक है, तो खून का बदला खून का नाम क्या दिया गया था? लोह एवं रक्त नीति। ठीक है, उसके बाद इसी के समय नवरोज उत्सव की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है कि बलबन के समय किस उत्सव की शुरुआत की गई थी? तो नवरोज उत्सव की शुरुआत की गई थी। सजदा पेपोस प्रथा, इसी ने जो है सजदा पेपोस प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। ये क्या होती है? तो सजदा मतलब होता है कि जो दरबारी आते थे, यानी कि उसके दरबार में जो आते थे वो घुटनों के बल बैठकर उसे प्रणाम करते थे, यानी उसके आगे सिर झुकाते थे। और पेबोस प्रथा क्या होती है कि वो नीचे लेट जाते थे जमीन पे और उसके पैरों को चूमते थे। ठीक है, तो ये सजदा और पेबोस प्रथा इसने चलाई थी। और आखिरी शासक आता है शमसुद्दीन ऐबक, जो कि अंतिम शासक था किसका? गुलाम वंश का। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका दूसरा खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहता है। और इसमें जो पहला आता है वो है आपका शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि इसका संस्थापक, यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका पूरा नाम है। दूसरा आता है इसी का दामाद, इसका दामाद भी है और इसका भतीजा भी है, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक मूवी भी है अलाउद्दीन खिलजी नाम से, सॉरी पद्मावती नाम से, वो आपने देखी होगी। तो अलाउद्दीन इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, ये आपको याद रखना है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन ने की थी। दूसरा, सबसे ज्यादा टैक्स यही वसूलता था वही व्यापारियों से। तीसरा, गुप्तचर प्रणाली इसने शुरुआत की थी। गुप्तचर प्रणाली क्या होती है? जो खुफिया विभाग रहता है, ठीक है ना, गुप्तचर रहते हैं जो खबर ला के देते हैं, तो इसने शुरुआत की थी। अगला, घोड़ा दागने की और सिपाहियों का हुलिया। घोड़ा दागने के लिए घोड़ा मर जाते थे तो उनको जमीन के अंदर दाग देते थे और सिपाहियों का हुलिया बदल के ये रखता था। ठीक है, अगला है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर इसका एक सेनापति था, जिसको इसने दक्षिण अभियान था, भारत में दक्षिण अभियान, तो दक्षिण अभियान में जो है इसको सेनापति के तौर पर भेजा था। और ये कौन था? मलिक काफूर। और इसे हजार दिनारी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हजार दिनारी। हजार दिनारी नुसरत खान द्वारा इसे 1000 रुपए में हजार दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हजार दिनारी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद निर्माण, तो इसने किस किस का निर्माण कराया? तो सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, जमैया खाना मस्जिद और द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी इसी को प्राप्त है, इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। निर्माण आपको याद रखना है, सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाजा, जमैया खाना मस्जिद। इसके बाद 1540 में पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी, यानी कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को आधार बनाकर जो लेखक थे, कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने 1540 ईस्वी में पद्मावत की किताब पद्मावत लिखा था और उसकी रचना की थी, ये आपको याद रखना है। तो पद्मावत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आते हैं आपके मुबारक खान, अगले शासक जिन्हें खलीफा के नाम से जाना जाता है, तो इनके बारे में इतना याद रखना है। और खुसरो जो थे अंतिम शासक थे। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो ये हुआ आपका खुसरो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा वंश आता है तुगलक वंश, जिनका कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। इसमें पहला जो आता है इसके संस्थापक वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो संस्थापक जरूर आपको याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। और इसका सेनापति का नाम क्या था? जूना खान, ये आपको याद रखना है। इसी का सेनापति था जूना खान, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो इसी के समय मुगलों ने 29 बार आक्रमण किया था। तो मुगलों ने 29 बार आक्रमण किसके कार्यकाल, किसके शासन के दौरान किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल के दौरान किया गया था। इसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी, ये आपको याद रखना है। एक और थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा, दिखाई दे रहा होगा, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दिख रहा है। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते वक्त हुई थी। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय 1290 ईस्वी में, सॉरी 1210 ईस्वी में इसकी चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। लकड़ी का महल क्या था? तो ये जो जूना खान सेनापति था, इसने षड्यंत्र रचकर इनकी जो है ये इसी के द्वारा बनाया गया था लकड़ी का महल, और षड्यंत्र द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
चलिए इसके बाद देखते हैं अगला शासक आता है आपका अब देखिए अगला शासक कौन आता है दूसरा, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जुना खान के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया गयासुद्दीन तुगलक का सेनापति था और जिसका आगे चलकर नाम क्या हो गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें वो याद रखेंगे कि इतिहास में इसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। बुद्धिमान मूर्ख क्यों कहा जाता था, तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 5 महत्वपूर्ण कुछ फैसले लिए थे जो कि इनके विफल हो गए थे। तो वो विफल होने के कारण इन्हें क्या कहा गया था, बुद्धिमान मूर्ख की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसी के साथ याद रखना अफ्रीकी यात्री मोरक्को से इब्न बतूता आया था। इन्हीं के समय अफ्रीकी यात्री आया था मोरक्को से, जिसका क्या नाम था, इब्न बतूता। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय आया था, तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, और इसी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था रेला। ये रेला किसकी पुस्तक थी, तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जिसका नाम था रेला। और रेला में क्या लिखा गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसके जीवन के जितने भी घटना है उन सभी का जो इसमें विवरण दिया गया था। यह आपको याद रखना है। चमड़े के सिक्के, इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे जिस कारण इसे पागल राजा की उपाधि दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि पागल राजा की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो वो दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों दी गई थी, क्योंकि इसने क्या किया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तैमूरों का आक्रमण हुआ था। उस समय जो है किसका शासन था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासन था। यह आपको याद रखना है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का क्या था, शासन था। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसने सिर्फ सिंचाई कर वसूला था। दीवाने खेरा, दीवाने बदगाम की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा विभाग, ये 2 विभाग थे आपके, कौन सा, दीवाने खेरात और दीवाने बदगाम। ठीक है, ये दोनों याद। फिर अगला शासक आता है महमूद तुगलक, जिसका नाम, और ये कौन थे आपके अंतिम शासक थे। तो इनके बारे में कुछ ऐसी विशेष जानकारी नहीं है। आगे देखते हैं अपन, चौथा आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश, इसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। इसमें जो इसके संस्थापक है खिजर खान है, और इन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, ये आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीजों से ही प्रश्न बनता है, आप याद रखें। 1 लाइन का फैक्ट है, 1 लाइन में उत्तर है, तो बोले क्या आएगा इसमें से, तो यही चीजें आती है कि रैयत आला की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो ये दी गई थी खिजर खान को। क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है राजा की उपाधि धारण नहीं की थी। तो राजा की उपाधि धारण न करके इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, रैयत आला की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन आलम शाह, ये अंतिम शासक थे किसके, सैयद वंश के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपके, तो इसके बाद आता है आपका आखिरी वंश, लोधी वंश, जिसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। इसमें पहला आता है आपके बहलोल लोधी। तो इन्होंने जो है इसके संस्थापक है, इन्होंने स्थापना की थी लोधी वंश की, और इन्होंने साथ ही बहलोल सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे, बहलोल सिक्के चलाए थे। दूसरा, गुलरुखी नामक फारसी में कविता लिखी थी। बहलोल लोधी के द्वारा फारसी में कुछ कविताएं लिखी गई थी, जिसका नाम क्या था, गुलरुखी नाम से लिखी गई थी फारसी में कविता। ये आपको याद रखना है। साथ ही दरबार में सिंहासन पर ना बैठकर दरबारियों के बीच बैठते। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना है कि ऐसा कौन सा शासक है, प्रश्न क्या बने, ऐसा कौन सा शासक है जो अपने सिंहासन पे ना बैठकर अपने दरबार में दरबारियों, सेनापतियों, मंत्रियों के बीच बैठता था। तो वो था आपका कौन, बहलोल लोधी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो ये क्या थे, पहला अफगान वंश था। कौन सा, लोधी वंश, पहला अफगान वंश था। ये आपको याद रखना है। अफगान वंश क्या था, तो मोहम्मद गोई का जो शासन था वो कहाँ का था, अफगानी था। तो वो वहीं से संबंधित ताल्लुकात था। ये आपको याद रखना, अफगानी से ट्रिक बना के याद रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरा शासक आता है सिकंदर लोधी। तो इसकी क्या है, तो इन्होंने जो है 1504 में